नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सीएमसी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और पिछला जो वीडियो था, पिछली वीडियो में हमने फुटबॉल पर जो है डिटेल में चर्चा की थी। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो लेक्चर रहेगा हमारा बैडमिंटन पर। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं किसकी, बैडमिंटन की। और दोस्तों बैडमिंटन बैडमिंटन के बाद हम अन्य और खेलों की भी यहाँ पर चर्चा करेंगे, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में अब हमारी चर्चा जो होगी वो केवल बैडमिंटन पर होगी। तो आइए जानते हैं बैडमिंटन और बैडमिंटन से संबंधित बारीक से बारीक जानकारियों को। तो ध्यान दीजिए, आपने पारंपरिक तरीके से अपने घरों पे भी बैडमिंटन का यूज़ किया होगा। आजकल बच्चे जो है बैडमिंटन को अपने घर पर रखते हैं और अपने इंजॉयमेंट के लिए बैडमिंटन खेलते भी हैं। और आपने कई बैडमिंटन की ट्रॉफी, कई बैडमिंटन के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैच, है ना, और राष्ट्रीय स्तर के मैच भी अपने घरों पर टीवी में देखे होंगे। लोगों के द्वारा घरों में पसंद किया जाने वाला एक खेल भी है ना। तो चलिए आज जानते हैं। वैसे तो आप लोगों को इस खेल के बारे में अधिक से अधिक जानकारी होगी, लेकिन हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बैडमिंटन की कुछ बारीक जानकारियों को लेने की कोशिश करते हैं। तो आइए जानते हैं बैडमिंटन स्पोर्ट्स के बारे में। तो अगर यहाँ पर जैसे आप फोटो देख पा रहे हैं, मेरे पीछे एक चित्र है, आप उसको देख पा रहे हैं। ये जो बैडमिंटन खेल में उपयोग की जाने वाली एक चीज़ है जिसको कहा जाता है रैकेट, है ना। इसके थ्रू आप सर्विस करते हैं। और ये जो आपको दिखाई दे रही है इसे कहा जाता है कॉक, यानी इसको अगर हिंदी में कहा जाए तो क्षेत्रीय भाषा में लोग इसको चिड़िया भी कहते हैं, है ना। आप इसके थ्रू जो है सर्विस करते हैं। और बीच में जो बैडमिंटन का जो प्लेग्राउंड रहता है ना, उसमें बीच में जो है एक नेट की जाली लगी रहती है। एक दूसरा प्लेयर जो है उस साइड में रहता है और हवा में इस तरह से रैकेट के द्वारा इस खेल को खेला जाता है, एंजॉय किया जाता है। आइए जानते हैं इस बैडमिंटन खेल के बारे में। तो अगर मैं बैडमिंटन की बात करूं बच्चों, अगर मैं बात करूं बैडमिंटन की, तो बैडमिंटन की अगर बात करूं तो इसका उत्पत्ति स्रोत से संबंधित अगर मैं बात करूं तो प्राचीन ग्रीस, चाइना और भारत में मध्यकाल में इसका उपयोग, तो मध्यकाल की अगर बात करूं तो यूरोप में बैटलडोर में शटलकॉक के रूप में इसको खेला गया था, है ना। तो अगर उत्पत्ति के बारे में बात करूं तो सबसे प्राचीन समय में ग्रीस में, चाइना में और भारत में खेला गया है ये खेल। और यूरोप में अगर मैं बात करूं तो यूरोप में इसको मध्यकाल के टाइम पर, मेडाइवल टाइम पीरियड पर बटलडोर और शटलकॉक के रूप में इसको खेला गया था। अब मैं खिलाड़ियों की अगर मैं बात करूं तो खिलाड़ी की बात करूं, खिलाड़ी एक एक या दो दो खिलाड़ी हो सकते हैं। यानी बैडमिंटन का जो आप देखेंगे जो कोर्ट होता है बैडमिंटन का, बैडमिंटन के कोर्ट के बीच में नेट की एक जाली सी लगी रहती है, जैसे ये नेट की एक जाली लगी रहती है ना। और यहाँ पर एक प्लेयर होता है, यहाँ पर एक प्लेयर होता है। जरूरी नहीं कि एक एक प्लेयर हो, बल्कि दो दो प्लेयर भी यहाँ पर खेल को एंजॉय कर सकते हैं, याद रखिएगा, है ना। और इनके हाथ में रैकेट होते हैं और यहाँ से जो है कॉक सर्विस दी जाती है और इस तरह से इस खेल को खेला जाता है। तो आप याद रखना, खिलाड़ी एक एक या दो दो। मैच राउंड की अगर बात करें तो प्रत्येक राउंड में 21 पॉइंट होते हैं, अधिकतम 30 पॉइंट होते हैं। प्रत्येक राउंड में, हर एक राउंड में 21 पॉइंट होते हैं, अधिकतम 30 राउंड हो सकते हैं, याद रखिएगा, है ना। अगर मैं गवर्निंग बॉडी की अगर बात करूं कि भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैडमिंटन को मैनेज करने का काम, बैडमिंटन के कोर्ट्स को बनाने का काम, बैडमिंटन के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पे जो है फंडिंग करने का काम जो है, बैडमिंटन की प्रतियोगिताओं को कंडक्ट करने का काम, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं को कंडक्ट करने का काम जो करता है वो करता है आपका शासी निकाय, जिसे विश्व बैडमिंटन संघ कहा जाता है ना। और इसकी स्थापना कब हुई थी तो आप याद रखना 1934 में विश्व बैडमिंटन संघ की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। विश्व बैडमिंटन संघ 1934 में स्थापित हुआ था। इसका हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछा जाए तो आप याद रखना कुआलालंपुर मलेशिया की राजधानी है, कुआलालंपुर, जो कि इसका हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा। अगर मैं वर्तमान अध्यक्ष की बात करूं तो पॉल एरिक होयर लॉर्सन, जो कि डेनमार्क के हैं, पॉल एरिक होयर लॉर्सन जो कि डेनमार्क के हैं। और वो क्या है भाई, वो जो है इसके अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा, ठीक है। पदक स्पर्धाओं की अगर मैं बात करूं तो कितनी पदक स्पर्धाएं होती हैं तो आप याद रखना बैडमिंटन में पदक स्पर्धाएं होती है। जैसे एक होता है पुरुष एकल, यानी एक पुरुष
यहाँ पर और दूसरा पुरुष यहाँ पर, इसे कहा जाता है पुरुष एकल। इसके अलावा महिला एकल, एक महिला यहाँ पर, एक महिला यहाँ पर कोर्ट में, ठीक है। इसके बाद में होता है पुरुष युगल, यानी दो पुरुष एक साइड में और दो पुरुष एक साइड में। और महिला युगल, महिला युगल मतलब दो महिलाएं एक साइड में, दो महिलाएं एक साइड में। फिर इसके बाद एक और होता है जिसे मिश्रित युगल कहा जाता है, यानी कि बहुत सी दो या दो से अधिक महिलाएं यहाँ पर, दो या दो से अधिक महिलाएं यहाँ पर, या दो या दो से अधिक पुरुष यहाँ पर, दो या दो से अधिक पुरुष यहाँ पर। इसे हम मिश्रित युगल के नाम से जानते हैं। तो ये बैडमिंटन प्रतियोगिता है। और आपने जाना कि बैडमिंटन प्रतियोगिता में बैडमिंटन की उत्पत्ति का जो स्रोत संबंधित है प्राचीन जो है ग्रीस, चाइना और भारत से। और मिडाइवल टाइम पीरियड पर अगर हम बात करें तो यूरोप में बटलडोर, शटलकॉक के रूप में इसको खेला गया है। खिलाड़ी की अगर मैं बात करूं तो एक एक या दो दो खिलाड़ी हो सकते हैं और 3 राउंड में मैच होता है। प्रत्येक राउंड में 21 पॉइंट होते हैं, अधिकतम 30 पॉइंट हो सकते हैं। गवर्निंग बॉडी की बात करें तो विश्व बैडमिंटन संघ, जिसकी स्थापना 1934 में मलेशिया के कुआलालंपुर में इसकी स्थापना की गई थी। याद रखना, इसके वर्तमान अध्यक्ष जो हैं पॉल एरिक होयर लॉर्सन है, याद रखिए। पदक स्पर्धाएं पुरुष एकल, महिला एकल, पुरुष युगल, महिला युगल और मिश्रित युगल होता है। यानी 5 प्रकार की इस पदक स्पर्धाएं होती है। याद रखना, कितने प्रकार की पदक स्पर्धाएं हैं बच्चों? 5 प्रकार की पदक स्पर्धाएं हैं। अब आइए अपन बात करते हैं कि आप बैडमिंटन के बारे में क्या ये पॉइंट जानते हैं। तो आप देखिए, बैडमिंटन इंडोनेशिया का एक राष्ट्रीय खेल है। राष्ट्रीय खेलों की चर्चा देखिए, आपसे बोला जाए भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है तो आप बताएंगे भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल हॉकी है। क्रिकेट कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? क्रिकेट राष्ट्रीय खेल है इंग्लैंड का, याद रखिएगा। इस तरह से सभी देशों का कोई ना कोई खेल वहाँ का राष्ट्रीय खेल होता है। हमारे देश में तो हर एक राज्य का भी एक राजकीय खेल है। जैसे मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय खेल है वो है मलखंभ, क्योंकि किसी भी राज्य में राजकीय खेल ऐसे खेल को मनाया जाता है जो वो राज्य अपने राज्य के वो खेल उस राज्य के प्राचीन परंपराओं से जुड़ा हो और वो राज्य उस खेल को प्रमोट करना चाहता हो, प्रमोट कर रहा हो, है ना। तो हम उसको राजकीय खेल का दर्जा देकर उसको प्रमोट करने का काम करते हैं, याद रखिएगा। ठीक उसी तरह से राष्ट्रीय स्तर पर कई खेल ऐसे होते हैं जो हमारे राष्ट्र की पहचान होते हैं। हमारे देश का इतिहास उस खेल से जुड़ा हुआ होता है और हमें उस खेल को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलानी होती है, इसलिए हम उसको अपने देश का राष्ट्रीय खेल घोषित करते हैं। जैसे हॉकी की अगर मैं बात करूं तो हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है। ठीक उसी तरह से मलेशिया का जो राष्ट्रीय खेल है, मलेशिया ने बैडमिंटन को अपने देश का राष्ट्रीय खेल का दर्जा दिया है, याद रखिएगा। बैडमिंटन का जो नाम है ग्लॉस्टरशायर, इंग्लैंड में से ग्लॉस्टरशायर के नाम से जाना जाता है। बैडमिंटन हाउस नामक एक स्टेट के नाम पर इसका नाम रखा गया है, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर एक प्लेयर बना हुआ है, ये प्लेयर है और प्लेयर किस तरह से जो है अपने प्लेयर आप देख पा रहे होंगे कि प्लेयर किस तरह से जो है एक हाथ में एक रैकेट को लिया हुआ है, हाथ में एक रैकेट को लिया हुआ है और रैकेट को ये लेकर किस तरह से कॉक को जो है सर्विस दे रहा है, याद रखिएगा, है ना। यानी कोर्ट में ही स्थित, बैडमिंटन कोर्ट में स्थित किसी दूसरे व्यक्ति को ये किस तरह से भेज रहा है। तो आप देख पा रहे हैं, है ना, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है, चलिए आगे बढ़ते हैं। खेल सामग्री की अपन बात करते हैं। तो आइए जानते हैं बैडमिंटन में खेल सामग्री कौन कौन सी है। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा, क्या आप जानते हैं शटल कॉक बना होता है हंस या बतख के पंखों से, है ना। तो हम इसको कॉक कह सकते हैं या फिर शटल कॉक कह सकते हैं। हंस के पंखों से, हंस या बतख के पंखों से बना होता है। हंस और बतख के पंखे थोड़े से मजबूत होते हैं, पंख उसके मजबूत होते हैं, तो उससे शटल कॉक बनाई जाती है, याद रखिएगा। ये है आपकी शटल कॉक। ये देखिए नीचे एक गद्देदार सा तख्त होता है जिसपे जो है बतख या हंस के पंखे जो है आप देख पा रहे हैं इसमें लगे हुए होते हैं, है ना, जो कि काफी मजबूत पंखे होते हैं। अब यहाँ शटल कॉक की मैं बात करूं तो इसकी लंबाई 62 से 70 मिलीमीटर होती है, 62 से 70 मिलीमीटर होती है ना। इसका व्यास 25 से 28 मिलीमीटर तक का होता है। पंखों की संख्या इसमें होती है 16। कितने पंख होते हैं इसमें? 16 पंख होते हैं बच्चों, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। पंखों के व्यास की मैं बात करूं तो 58 से 68 मिलीमीटर का व्यास होता है पंखों का व्यास।
है ना। और अगर मैं टोटल शटल कॉक के वजन की अगर मैं बात करूं तो 4.74 से 5.5 ग्राम तक का क्या होता है वजन। कुल मिला के अगर मैं आपसे बोलना चाहूं कि 4.5 से 5.5 ग्राम का वजन होता है शटल कॉक का, याद रखिएगा। ठीक है। वहीं अगर मैं रैकेट की अगर बात करूं तो ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है रैकेट। और रैकेट की अगर मैं बात करूं, एक बड़े से हैंडल, एक यहाँ पर हैंडल होता है ना। और यहाँ पर ये आपका जो है रैकेट है जिसमें बहुत सारी जालियां लगी है ना, जिसकी अधिकतम लंबाई इस रैकेट की हो सकती है 680 मिलीमीटर। अधिकतम लंबाई कितनी हो सकती है रैकेट की? 680 मिलीमीटर लंबाई इसकी अधिकतम हो सकती है। और अगर मैं पूरी चौड़ाई की अगर बात करूं तो 230 मिलीमीटर की इसकी क्या होती है? पूरी चौड़ाई होती है। 230 मिलीमीटर की पूरी चौड़ाई होती है और 680 मिलीमीटर की अधिकतम लंबाई होती है। ये है आपकी खेल सामग्री, याद रखिएगा इसको, खेल सामग्री। बहुत ही सिंपल सी बात है। रैकेट की अगर अपन बात करें और शटल कॉक की बात करें तो ये आप लोगों को इतनी जानकारी जो है, बेसिक सी कॉमन सी जानकारी आपको होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं भाई। आगे देखते हैं बैडमिंटन कोर्ट की अपन लोग बात करते हैं। बैडमिंटन कोर्ट, तो यहाँ पर आपके सामने एक कोर्ट दिखाई दे रहा है, बैडमिंटन कोर्ट। यहाँ पर यह खेल खेला जाता है। तो आप देखिए, सबसे पहली चीज, बैडमिंटन का जो प्लेग्राउंड होता है उसको कोर्ट कहा जाता है। खेलने की जो जगह होती है बैडमिंटन को खेलने की जगह, उसको क्या कहा जाता है? कोर्ट कहा जाता है। तो आइए बैडमिंटन के कोर्ट को हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। तो ये आपका बैडमिंटन का पूरा कोर्ट है ना। और इसका आकार कैसा होता है अगर ये पूछा जाएगा तो आप वर्गाकार नहीं बताएंगे, जैसे क्रिकेट का और फुटबॉल का और हॉकी का ग्राउंड होता है, वो आपका जो होता है वो गोलाकार होता है, याद रखिएगा, गोलाकार अंडाकार होता है। लेकिन आपसे बोला जाए बैडमिंटन कोर्ट का आकार कैसा होता है तो आप रेक्टेंगुलर बताएंगे, यानी कि आयताकार बताएंगे। इसकी एकल खिड़की की जो लंबाई होती है 13.40 मीटर और चौड़ाई होती है 10 मीटर, याद रखिएगा। और युगल खिलाड़ी की लंबाई, युगल खिलाड़ी में जो होती है लंबाई, वो होती है 13.40 मीटर और चौड़ाई होती है 6.10 मीटर तक की चौड़ाई होती है। तो यहाँ पर आप देखिएगा भाई, यहाँ पर आपको एक कोर्ट दिखाई दे रहा है। बीच में आपको जो है एक यहाँ पर इस किनारे में डबल साइडेड लाइन होती है, दोनों साइड में डबल साइडेड लाइन होती है ना। और इसके बाद में एक सिंगल लाइन भी होती है ना। बीच में जो है एक साइड में दो कोर्ट बने होते हैं। एक लाइन डबल के अंदर दायां सर्विस कोर्ट होता है और एक इस साइड में होता है बायां सर्विस कोर्ट, है ना। और दोनों जगह एक एक प्लेयर या दो दो प्लेयर यहाँ पर होते हैं। और कभी कभी मिश्रित युगल ये गेम भी होता है, दोनों साइड में जो है दो या दो से ज़्यादा मेंबर होते हैं और यहाँ दो या दो से ज़्यादा प्लेयर होते हैं जो कि यहाँ पर इस खेल को खेलते हैं। तो हम देखते हैं एकल युगल भी होता है, महिला पुरुष, महिला जो है एकल खिलाड़ी भी इसको खेलते हैं, पुरुष एकल खिलाड़ी भी खेलते हैं, महिला युगल खिलाड़ी खेलते हैं, पुरुष युगल खिलाड़ी और मिश्रित युगल खिलाड़ी भी इस खेल को खेलते हैं। तो ये आपका बैडमिंटन कोर्ट हो गया। सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं से आपका हेडिंग से ही आ जाता है कि बैडमिंटन के जो प्लेग्राउंड को कहा जाता है कोर्ट। ठीक है। तो अब सामग्री की बात करते हैं। तो सामग्री के लिए लकड़ी, सिंथेटिक और रबड़ युक्त सतह होती है इस कोर्ट की, है ना। इस नेट की जो गहराई, नेट की अगर बात करूं तो नेट की गहराई होती है 760 मिलीमीटर। न्यूनतम चौड़ाई जो होती है इसकी 6.1 मीटर की होती है। तो यहाँ से यहाँ तक नेट की जो चौड़ाई होती है 6.1 मीटर की इसकी टोटल चौड़ाई होती है। नेट की ऊंचाई की अगर मैं बात करूं तो 1.55 मीटर होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं भाई बैडमिंटन। अगर भारत में अगर बैडमिंटन की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर बात करें तो बैडमिंटन का मुख्यालय हमने देखा था मलेशिया के कुआलालंपुर में। मलेशिया का कुआलालंपुर जो है वहाँ पर स्वासी निकाय है, उसका गवर्निंग बॉडी है। और वहीं से पूरे विश्व में जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैडमिंटन को मैनेज किया जाता है। ठीक है, जहाँ अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं कुआलालंपुर से आयोजित की जाती हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं, क्योंकि वैश्विक स्तर पर बहुत सारी टीमें जो हैं वो बैडमिंटन पर पार्टिसिपेट करती है, लेकिन हम अपने देश भारत की बात करें कि हमारे देश भारत की बैडमिंटन को लेकर स्थिति क्या है, तो आइए जांचते हैं बैडमिंटन की भारत में स्थिति। तो अगर मैं गवर्निंग बॉडी की अगर बात करूं तो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, BAI, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया भारत में बैडमिंटन को मैनेज करने का काम करता है। अब यहाँ पर आप एक बात याद रखिएगा, खेलों की संख्या बहुत सारी होती है भारत में, कई खेलों को पसंद किया जाता है। और जो हमारे जो आने वाले जो युवा प्लेयर्स होते हैं, जो उभरते हुए खिलाड़ी जो होते हैं, वो अलग अलग खेलों में अपना करियर बना रहे होते हैं।
लेकिन उनका करियर इस खेल में सही डायरेक्शन पे जाए, सही कोच उनको मिले, सही प्लेग्राउंड उनको मिले। हमारे देश के अंदर जो हमारे खिलाड़ी हैं वो खिलाड़ी इस खेल के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश का नाम क्या करें, रोशन करें, हमारे देश को पूरे दुनिया के तमाम देशों के बीच में एक नई पहचान दिलाएं। तो भाई ये तभी हो सकता है जब हमारे खिलाड़ी एक उम्दा खिलाड़ी बने, एक होनहार खिलाड़ी बने। ठीक है, तो उसके लिए बेहतर गाइडेंस की ज़रूरत है, बेहतर प्लेग्राउंड की ज़रूरत है, और कुछ बेसिक जो ज़रूरत होती है हमारे प्लेयर्स को, है ना, कहीं अभाव में ना वो खेल खेलें। जैसे मान लीजिए हमारे प्लेयर्स के पास में खेलने के लिए, खेलते तो बहुत अच्छा है, लेकिन खेलने के लिए हमारे पास जो बेसिक चीज़ होती है, जो शूज़ होते हैं, उनको खरीदने के लिए प्लेयर्स के पास में पैसे नहीं है। ठीक है, कहीं हमारे प्लेयर्स जो हैं वो कहीं किसी खेत में जाकर खेल रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो नहीं, उनके लिए एक ग्राउंड होना चाहिए, प्ले ग्राउंड होना चाहिए, कोर्ट होना चाहिए उनके लिए। तो इस तरह की जो बेसिक सुविधाएं जब हमारे प्लेयर्स को मिलती है, तो हमारे प्लेयर्स भी कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कहीं ना कहीं पहचान दिलाने की पूरी कोशिश करते हैं। ठीक है, तो बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने का काम जो होता है, जो बुनियादी बेसिक स्ट्रक्चर जो प्रोवाइड करने का जो काम होता है, वो किसी भी भारत के अंदर, किसी भी देश के अंदर वहाँ की गवर्निंग बॉडी का काम होता है। और हमारे देश के अंदर बैडमिंटन को लेकर जो हमारी गवर्निंग बॉडी है, जिसको हम हिंदी में शासी निकाय कहते हैं, उसका नाम है बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, BAI, जिसकी स्थापना जो हुई थी 1934 में हुई थी, यानी ब्रिटिश टाइम पीरियड पर हुई थी। 1934 पर इसकी स्थापना हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर की अगर मैं बात करूं तो भारत की राजधानी नई दिल्ली में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा। और जिसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं हेमंत बिश्व शर्मा। हेमंत बिश्व शर्मा ये हमारे अध्यक्ष हैं, ये बैडमिंटन के अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा। अगर मैं हेमंत बिश्व शर्मा की मैं बात करूं तो ये कई राज्यों के राज्यपाल भी रह चुके हैं, कई राज्यों के ये राज्यपाल भी रह चुके हैं हेमंत बिश्व शर्मा, याद रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगर बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की, तो ये आपको बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का लोगो दिखाई दे रहा है बच्चों, लोगो। ठीक है, अगर मैं परिचय बात करूं तो आधुनिक बैडमिंटन की शुरुआत ब्रिटिश सैन्य अधिकारियों द्वारा 1850 ईस्वी में की गई थी, है ना। बैडमिंटन खेल जिसे पूना खेल के नाम से भी जाना जाता था। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं कि तमाम खेलों को देश में लाने का काम अंग्रेजों के द्वारा, यानी कि ब्रिटिश शासनकाल में ही किया गया था। अगर मैं अपने देश की बात करूं, क्योंकि मुगलों के टाइम पर, दिल्ली सल्तनत के टाइम पर, जब मिडाइवल टाइम पीरियड चल रहा था, तो उस समय हमारे देश की आर्थिक स्थिति, हमारे देश की वित्तीय स्थिति काफ़ी गिरी हुई थी, है ना। तो ऐसी स्थिति में हम खेलने का विचार जो है, कहीं ना कहीं हम खेलने का विचार ला ही नहीं सकते अपने मन में। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक बात याद रखिएगा, जब अंग्रेज भारत आए तो अंग्रेज पूरी तरह से शासन करने आए थे, अंग्रेज अधिकारी भी हमारे देश में शासन करने आए थे, और ब्रिटिश आर्मी जो है अपने आप को फिट रखने के लिए, चुस्त दुरुस्त रखने के लिए खेलों का सहारा लेते थे। तो विभिन्न प्रकार के खेल खेलते थे, जैसे क्रिकेट खेलते थे, है ना, बैडमिंटन खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे भारत में। और भारत में इनके द्वारा खेले गए ये खेल हमारे लोगों में ट्रांसफर हो गए। कहा जाता है ना कि एक देश से आया हुआ व्यक्ति केवल व्यापार करने नहीं आता, बल्कि अपने साथ में बहुत सारे अपने अपने कल्चर को लेकर आता है, अपने खान पान को लेकर आता है, अपने संस्कृति को लेकर आता है, पहनावे को लेकर आता है। तो संस्कृति का आदान प्रदान ऐसे ही होता है। लंबे समय तक अगर कोई व्यक्ति कहीं दूसरे जगह का व्यक्ति अगर किसी जगह पर आता है ना, तो कहीं ना कहीं उसकी कल्चर और उसकी संस्कृति, उसके खेल भी ट्रांसफर होते हैं। तो खेल भी हमारे पास ट्रांसफर हो गया। अब आप बताइए, प्राचीन समय पे हमारे पास में तीरंदाजी खेली जाती थी, पशुओं को आपस में लड़ाया जाता था, मुर्गों को आपस में लड़ाया जाता था, बैलों को आपस में लड़ाया जाता था, इस तरह के खेल होते थे। कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने, जो विदेशी ताकतें हैं, जो उन्होंने अब केवल रूल नहीं किया बल्कि अपनी संस्कृति का आदान प्रदान भी किया है, और हमारे देश के अंदर खेल भी उन्हीं संस्कृति का एक क्या है, हिस्सा बन गए हैं, अभिन्न अंग बन गए हैं, जो हम तक ट्रांसफर हुए, याद रखिएगा। अब वो चाहे आप क्रिकेट की बात कर लें, चाहे आप बैडमिंटन की बात कर लें, हॉकी की बात कर लें, या फिर फुटबॉल की बात कर लें। ठीक है, तो आधुनिक बैडमिंटन की शुरुआत ही बाकी खेलों की तरह ही हमारे ब्रिटिश सैन्य अधिकारियों के द्वारा 1850 में हुई थी। बैडमिंटन खेल जिसे हम पूना खेल के नाम से भी जानते थे। अब मैं बात करता हूं टूर्नामेंट की, कि भाई जो है बैडमिंटन को लेकर टूर्नामेंट की अगर बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो टूर्नामेंट होते हैं, तो अब वो देखते हैं कि भाई कहाँ कहाँ होते हैं। भाई एक तो सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप होती है, सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप होती है। एक होता है थॉमस कप। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है थॉमस कप, और यहाँ बगल में दिया हुआ उबेर कप।
थॉमस कप का संबंध किससे है, उबेर कप का संबंध किससे है। तो यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस भी आप लोगों को हमेशा याद रखना है। ये तो बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है कि आप लोगों से पूछ लिया जाए कि भाई थॉमस कप का संबंध किससे है और उबेर कप का संबंध किससे है, लेकिन एक अंतर मैं आपको बता देता हूँ। थॉमस कप और उबेर कप का संबंध आप क्या बताएंगे भाई, आपका बैडमिंटन से, दोनों का संबंध बैडमिंटन से है। लेकिन एक अंतर यह है कि थॉमस कप का संबंध पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी से है और उबेर कप का संबंध महिला बैडमिंटन खिलाड़ी से है। इस बात को आप लोगों को याद रखना है। ये बेसिक सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, वही घिसे पिटे क्वेश्चन वनडे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं आप लोगों से। लेकिन आप याद रखना, थोड़ा हाई लेवल का जो एग्जाम होता है, हो सकता है कि मेंस में 3 मार्कर में भी इस तरह के प्रश्न आप लोगों के सामने दे दिए जाते हैं। ये बेसिक सा अंतर होता है ना, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मलेशिया ओपन, याद रखना मलेशिया ओपन। वैसे तो कई लोग तुक्के भी लगाते हैं यहाँ पर कि भाई बैडमिंटन कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, मलेशिया का, तो मलेशिया ओपन का संबंध बैडमिंटन से ही होगा। हालांकि यहाँ पर कई बच्चों का तुक्का सही भी बैठ जाता है, ठीक है। योनेक्स कप, इंडोनेशिया ओपन, है ना, सुधीरमन कप, ये आदि ऐसे कई कप हैं जो है बैडमिंटन से संबंधित है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है बैडमिंटन की प्रतियोगिता का यहाँ पर आयोजन होता है और उनको यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान भी दिया जाता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने के लिए हमें अपने देश को तैयार होना होता है, और वो किस तरह से तैयार होते हैं, राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं से। जो भी खिलाड़ी, जो भी व्यक्ति जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं ना कहीं काफी बेहतर अगर खेलता है तो उसको फिर जगह मिलती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो वो देश का प्रतिनिधित्व करने जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। तो आप याद रखना, राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं भी बहुत मायने रखती हैं। तो देखते हैं हम देश के अंदर बैडमिंटन को लेकर राष्ट्रीय स्तर की कौन कौन सी प्रतियोगिताएं होती हैं। तो आप यहाँ याद रखिएगा, एक तो होता है आपका अग्रवाल कप, दूसरा होता है इंडिया ओपन, तीसरा होता है ओडिशा ओपन, चौथा होता है नारंग ओपन, पांचवा आपका देखो हैदराबाद ओपन, एक अमृत ओपन है, इब्राहिम रहमतुल्लाह कप जो कि राष्ट्रीय पुरुष टीम से संबंधित है। तो ये सब राष्ट्रीय स्तर की कुछ प्रतियोगिताएं हैं। अगर इन प्रतियोगिताओं में कोई खिलाड़ी पार्टिसिपेट करता है और लगातार 2 या 2 से अधिक कपों को प्राप्त भी करता है और जो है कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र का नाम पूरे राष्ट्र में अगर फैलाता है, तो उसको केंद्र सरकार की तरफ से या फिर बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की पहचान दिलाने का मौका जरूर मिलता है। तो याद रखिएगा, ये है बैडमिंटन भारत। और देखते हैं इसके बारे में जानकारी। अब बात करेंगे हम बैडमिंटन से संबंधित प्रसिद्ध खिलाड़ियों की, ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने बैडमिंटन को लेकर देश का नाम जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। तो एक है प्रकाश पादुकोण। तो प्रकाश पादुकोण का नाम सबसे पहले आता है, दीपिका पादुकोण के पिताजी हैं प्रकाश पादुकोण, एक बैडमिंटन प्लेयर। दीपिका पादुकोण खुद एक बैडमिंटन प्लेयर थी, उनको खुद भी नहीं पता कि वो कैसे जो है फिल्मों में अपना करियर उन्होंने चूज कर लिया। ये है प्रकाश पादुकोण, याद रखिएगा। एक दूसरे होते हैं पुलेला गोपीचंद। पुलेला गोपीचंद बड़े फेमस प्लेयर हैं। एक है साइना नेहवाल। साइना नेहवाल की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने कई ओलंपिक में भी इन्होंने जो है कई पदक इन्होंने प्राप्त किए हैं। और पीवी संधू की अगर बात करूं तो इन्होंने भी ओलंपिक में पदक प्राप्त किए हैं बैडमिंटन में, ठीक है, याद रखिए। और किदाम्बी श्रीकांत। सैयद मोदी की बात करूं, सैयद मोदी के नाम पर जो है कप भी दिया जाता है, ट्रॉफी भी खिलाई जाती है बैडमिंटन को लेकर। पारुपल्ली कश्यप की बात करें, अपर्णा पोपट की बात करें, ज्वाला गट्टा की बात करें और अश्वनी पोनप्पा की बात करें, ये सारे के सारे वही प्लेयर्स हैं जिन्होंने भारत को बैडमिंटन के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय पहचान प्राप्त करवाई है, ठीक है। वैश्विक खिलाड़ियों की अगर मैं बात करूं, यानी कि ऐसे खिलाड़ी जो कि भारत के बाहर के हैं, है ना, तो जो प्रमुख खिलाड़ी हैं जिनको जो है आप लोग कहीं ना कहीं जानते हैं, जो स्पोर्ट्स के जो शौकीन हैं वो जरूर इनका नाम जानते हैं। जैसे लिंडेन, चाइना की लिंडेन है ना। विक्टर एक्सेल्सन, ये डेनमार्क के हैं। कैरोलिना मारिन, ये स्पेन की हैं। केंटो मोमोता, ये जापान की हैं। नोजोमी ओकुहारा, ये जापान की हैं। ली योंग डई, साउथ कोरिया की हैं। जोनाथन क्रिस्टी, इंडोनेशिया की हैं। ली जी जिया, मलेशिया की हैं। चेन यू फई, ये चाइना की हैं। अन से योंग, साउथ कोरिया की हैं। तो आप याद रखिएगा, ये सारे के सारे प्लेयर्स आपको वैश्विक स्तर पर जो है कहीं ना कहीं भारत का नाम रोशन करते हैं।
हम बात करेंगे भारत के सबसे 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 जो है पहले और उभरे हुए खिलाड़ी जिनका नाम है प्रकाश पादुकोण। इनकी अगर अपन बात करें तो प्रकाश पादुकोण के बारे में डिटेल अगर जाने तो प्रकाश पादुकोण, यहाँ प्रकाश पादुकोण का आपको फोटो दिखाई दे रहा है। प्रकाश पादुकोण वर्ष 1980 में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी थे और उसी वर्ष राष्ट्रमंडल खेल में इन्होंने गोल्ड मेडल भी प्राप्त किया था, इसलिए प्रकाश पादुकोण को सभी जानते हैं। याद रखिएगा 1980 में इन्होंने भारत को पहचान दिलाई थी। जैसे हम क्रिकेट की अगर बात करते हैं तो सचिन तेंदुलकर जो के कारण जो है भारत को एक पहचान मिलती है पूरे दुनिया में, ठीक है। उसी तरह से प्रकाश पादुकोण ने भी पहचान दिलाई थी बैडमिंटन में भारत को, याद रखिएगा, है ना। कॉमनवेल्थ गेम्स में राष्ट्रमंडल खेल में इन्होंने गोल्ड मेडल जिताकर भारत का गौरव बढ़ाया था, याद रखिएगा। अब देखते हैं वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 1983 में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। वह पहले भारतीय हैं जिन्होंने इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 1980 को जीता था, याद रखिएगा। 1972 में उन्हें अर्जुन अवार्ड और 1982 में उन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित भी किया गया था। और कहा जाता है ना कहीं पिता के जो गुण हैं, पिता की जो क्वालिटीज़ हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी संतानों पर भी आते हैं। तो उनकी बेटी पर भी आई, लेकिन उनकी बेटी ने उस परंपरा को तोड़कर और फिल्म के क्षेत्र में जो है अपना नाम कमाया, ठीक है। अब खेल शब्दावलियों की अगर मैं बात करूं कि बैडमिंटन को लेकर कौन कौन सी शब्दावलियां, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी है, कई बार खेल और खेलों से संबंधित टर्मिनोलॉजी भी पूछ ली जाती है। तो आइए चर्चा करते हैं खेल और खेल से संबंधित शब्दावलियों की। तो सबसे पहले शटल कॉक की बात करते हैं। शटल कॉक होती है वही चिड़िया यानी कॉक, जिसको आप सर्विस देते हैं, याद रखिएगा, और बार बार उसी शटल कॉक को मारा जाता है। तो आप याद रखिएगा ये शटल कॉक है ना। एक होता है ड्यूस, एक होता है डबल फॉल्ट, एक होता है सर्विस कोट, है ना, सर्विस कोट। एक होता है फॉरहैंड, एक होता है बैकहैंड, एक होता है स्मैश, एक होता है हिट, एक होता है ड्रॉप। इसके बाद नेट, एक होता है लव, एक हाफ कोर्ट शॉट, एक हाई क्लियर पासिंग शॉट और एक वुड शॉट। इस तरह की, मतलब आप जब जो शटल कॉक को जब आप मारते हैं तो मारने के जो अलग अलग तरीके होते हैं, है ना, उन तरीकों को कहा जाता है भाई। जैसे हाफ कोर्ट शॉट हो गया, हाई क्लियर पासिंग शॉट हो गया। पासिंग शॉट का मतलब आप पहली बार जब आप पास कर रहे होते हैं, सर्विस कर दे रहे होते हैं, इसको पासिंग शॉट कहा जाता है, ठीक है। वुड शॉट। चलिए आगे देखते हैं। आगे अपन बात करते हैं BWF यानी कि विश्व चैंपियनशिप की बात करते हैं। तो विश्व चैंपियनशिप की अगर अपन बात करें तो एक बार आप जो है इस जो है स्लाइड को आप पढ़िए, इसको, इसके बाद जब आप पढ़ेंगे फिर इसके बाद अपन इसको डिटेल में रीड करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए जूम कर देता हूँ। 30 सेकंड का आपके पास में समय है। इसको पहले आप पढ़िए और उसके बाद में फिर मैं आप लोगों को एक एक चीज़ इसके अंदर की एक्सप्लेन करूँगा। चलिए, उम्मीद करता हूं आप सभी ने इसको डिटेल में पहले फर्स्ट रीड लिया होगा। तो आइए जानते हैं, देखते हैं क्या क्या ये पूरी चीज़ें हैं। तो हम विश्व चैंपियनशिप की हम बात कर रहे हैं, किसकी? विश्व चैंपियनशिप की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे प्रथम चैंपियनशिप यानी कि फर्स्ट जो है बैडमिंटन चैंपियनशिप ये कब हुई थी। तो आप याद रखना 1977 में सबसे पहली चैंपियनशिप हुई थी, याद रखिएगा। और उस समय ये चैंपियनशिप कहाँ पर हुई थी तो आप याद रखिएगा, यानी कि मेजबानी किसने की थी तो आप याद रखना स्वीडन ने इसकी मेजबानी की। स्वीडन के मोल्मो नाम के शहर में बैडमिंटन की पहली प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ पर किया गया था। पुरुष एकल की अगर मैं बात करूं तो पुरुष एकल में फ्लेमिंग डेल्फ्स जो कि डेनमार्क के हैं, उनको जो है उन्होंने प्राप्त किया था अवार्ड। और इसके बाद में महिला एकल में अगर बात करें तो महिला एकल में टॉप में रही लेने कोपेन जो कि डेनमार्क की। हम बात कर रहे हैं इस कप की 1977 में, ये पहला जब विश्व कप विश्व चैंपियनशिप हुई थी,
ठीक है, अब बात करते हैं बीता हुआ जो साल है, मतलब अभी रिसेंटली जो चैंपियनशिप हुई है उसकी अपन बात करें तो विगत चैंपियनशिप वर्ष जो है 2022 में हो चुकी है। 27वां संस्करण था, यानी कि वो 27वां विश्व चैंपियनशिप थी, है ना। और ये मेजबानी किसने किया? टोक्यो ने मेजबानी किया, यानी कि जापान के टोक्यो शहर में हुआ। और जो पदक लोगों को मिला है पुरुष एकल में अगर मैं बात करूं तो गोल्ड मेडल मिला है वेक्टर एक्सेल सेन को, जो कि डेनमार्क के हैं। और सिल्वर मेडल मिला है कुनलावुत विति दर्शन को, जो कि आपके थाईलैंड के निवासी हैं, इनको सिल्वर मेडल मिला है। और महिला एकल की अगर मैं बात करूं तो इसमें गोल्डन मेडल मिला है अकाने यामागुची को, जो कि जापान की है। और सिल्वर मेडल मिला है येन यू फेई को, जो कि चाइना की रहने वाली है। ठीक है, आगामी जो प्रतियोगिता होने वाली है बैडमिंटन से संबंधित, उनको आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन कि फंसने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज रहती है। इसलिए आगामी प्रतियोगिता कहाँ होने वाली है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम रिलेटेड। तो याद रखना 2023 की जो चैंपियनशिप है वो कोपेनहेगन डेनमार्क में होने वाली है। ठीक है, और वहीं मैं 2025 की अगर बात करूँ, एक एक साल के ड्यूरेशन पे यहाँ पर अगले हर साल यहाँ पर होता है, लेकिन 2024 में इसके होने की पॉसिबिलिटी नहीं है ना। तो आप देखें 2023 का जो है कोपेनहेगन डेनमार्क में, 2025 का जो है पेरिस फ्रांस में होगा, और 2026 का जो है वो इंडिया में होने वाला है। तो 2000 ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इंडिया में 2026 का समय आने वाला है, तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत में जो बैडमिंटन की विश्व चैंपियनशिप है वो कब आयोजित की जाएगी। तो ये आप लोगों को याद रखना है 2026 में। चलिए आगे और देखते हैं भाई। अगर अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट की बात करें, अगर अपन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट की अगर अपन बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में का प्रारंभ जो है वो हुआ था 1991 में। और आयोजक यूपी बैडमिंटन, ये अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट है। ये अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट की कुछ प्रतियोगिताएं हैं, जैसे यूपी बैडमिंटन एसोसिएशन यूपीबीए के द्वारा आयोजित किया गया। किसकी स्मृति में? अब राष्ट्रमंडल खेल चैंपियनशिप सैयद मोदी की स्मृति में। सैयद मोदी बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 की अगर मैं बात करूं तो ये स्थान जो है लखनऊ में हुआ था, जिसमें पुरुष एकल के द्वारा कोई भी मैच नहीं खेला गया फाइनल में, है ना। महिला एकल की अगर बात करूं तो इसमें जीती हैं पीवी संधू, जो कि भारत की हैं, और रनर अप जो उनकी रही मालविका बंसोड़, जो कि भारत की हैं। ये हम राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट की बात कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट को हमने ऊपर जो है देखा था। अब चलिए अगली स्लाइड में हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में बैडमिंटन। देखिए तमाम जो खेल हैं, चाहे अपन हॉकी की बात करें, अपन फुटबॉल की बात करते हैं, है ना, इनकी हमने बात की, ये ओलंपिक में भी आयोजित किए जाते हैं। बैडमिंटन को भी ओलंपिक में आयोजित किया जाता है। अब मैं अभी रिसेंटली पिछले बार की खबर, इसी पिछले साल की मैं खबर बता रहा हूँ कि क्रिकेट को भी ओलंपिक में शामिल करने की बात चल रही है। अब ये हो पाता है या नहीं हो पाता, ये देखने वाली बात है, लेकिन ओलंपिक की तरफ से भी ये विचारणीय मुद्दा था कि क्रिकेट को भी ओलंपिक में शामिल किया जाए। हालांकि महिला क्रिकेट ओलंपिक में खिलाया जा चुका है, ठीक है, अब क्रिकेट को भी शामिल करने की बात की जा रही है। बैडमिंटन तो ऑलरेडी शामिल है। तो आइए देखते हैं भाई कि ओलंपिक में बैडमिंटन, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में बैडमिंटन की अपन अगर बात करें तो जरा देखते हैं। बैडमिंटन जो है प्रदर्शन, पहली बार जो ओलंपिक में बैडमिंटन को शामिल किया गया था ये 1972 में शामिल किया गया था। कौन से ओलंपिक में शामिल किया गया था? तो आप याद रखिएगा, म्यूनिख जर्मनी में। कहां पर शामिल किया गया था? म्यूनिख जर्मनी में। अब मैं यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, मुझे कमेंट सेक्शन पे आप लोग आंसर करके बताइएगा। जब भी मैं इस वीडियो को देखूंगा उसके कमेंट में मुझे आपका ये आंसर पढ़ा रहना होगा। जिसने मेरा पूरा वीडियो देखा होगा, उस वीडियो में आपका कमेंट के सेक्शन की इसका आंसर उस व्यक्ति ने जरूर दिया होगा, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपने ये वीडियो को पूरा एंड तक देखा है। अब यहाँ पर क्या बात की जा रही है कि बैडमिंटन ने पहली बार जो बैडमिंटन में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जो बैडमिंटन शामिल हुआ है, तो आप यहाँ पर देखें तो बैडमिंटन को शामिल किया गया है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 1972 में। कहाँ पर, कौन से ओलंपिक में? तो जर्मनी में जो म्यूनिख ओलंपिक था वहाँ शामिल किया गया। आपको मुझे जर्मनी की कैपिटल बताना है, जर्मनी की कैपिटल क्या है। अगर इसका मुझे आंसर मुझे कमेंट सेक्शन पे मिलता है तो मैं समझ जाऊंगा कि यहाँ पर आधा घंटे तक किसी व्यक्ति ने इस वीडियो को देखा है, यहाँ पे मैं ये समझ जाऊंगा।
कैपिटल बताना है जर्मनी की। ठीक है, ये मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क किया है। चलिए इसके बाद अपन बात करते हैं आधिकारिक रूप से ओलंपिक में शुरुआत की। तो याद रखना बार्सिलोना ओलंपिक में जो है इसकी शुरुआत की गई थी, जिसमें सर्वश्रेष्ठ टीम जो शामिल हुई थी, सर्वश्रेष्ठ टीम जो घोषित हुई थी वो इंडोनेशिया की टीम घोषित हुई थी। मिश्रित युगल स्पर्धा की शुरुआत कहाँ से हुई है? 1996 में अटलांटा ओलंपिक से इसकी शुरुआत हुई है, याद रखिएगा। अब ओलंपिक 1992 में गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? तो सुसी सुशांती, जो कि इंडोनेशिया से बिलोंग करते थे, सुसी सुशांती। और याद रखिएगा 1992 में ही सर्वश्रेष्ठ टीम का दर्जा भी किसको मिला था? इंडोनेशिया की टीम को सर्वश्रेष्ठ टीम का दर्जा मिला था, और सुसी सुशांती पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने गोल्ड मेडल पाया था। बैडमिंटन में पहला भारतीय पदक किसने जीता था? तो आप याद रखिएगा साइना नेहवाल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, और 2012 के लंदन में ओलंपिक में इन्होंने जीता था। साइना नेहवाल, याद रखना साइना नेहवाल ने कौन सा पदक जीता था? ब्रॉन्ज मेडल जीता था, याद रखना ब्रॉन्ज मेडल जीता था, है ना, ब्रॉन्ज मेडल जीता था साइना नेहवाल ने। अब मैं अगर बात करूं विगत जो हो चुका है ओलंपिक खेल, उसमें ओलंपिक प्रतियोगिता, उसमें अगर मैं बात करूं तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो कि 2020 की है, हालांकि इसका आयोजन 2021 में हुआ था, क्योंकि 2020 में कोरोना का टाइम पीरियड चल रहा था, जिसके कारण जो है 2020 की ओलंपिक प्रतियोगिता को रोक दिया गया था और उसको टोक्यो में 2021 में आयोजित किया गया था, है ना। और इस ओलंपिक में मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं कि इस ओलंपिक प्रतियोगिता में जो गोल्ड मेडल लाया था, पहला जो गोल्ड मेडल लाया था वो लाया है नीरज चोपड़ा ने। तो ये बात भी याद रखना, एकल भाला फेंक में लेकर आए, जेवलिन थ्रो में लाया था उन्होंने। अब मैं विगत ओलंपिक खेल यानी कि अभी रिसेंटली जो हुआ है उसकी मैं बात करूं, 2020 टोक्यो ओलंपिक की बात करूं, तो इसमें भारत की रैंक क्या रही बैडमिंटन के मामले में? तो आप याद रखना पहले नंबर पे चाइना, दूसरे नंबर पे चाइना ताइपे, और थर्ड नंबर पे इंडोनेशिया, और फिफ्थ नंबर पे भारत की रैंक थी। ठीक है, याद रखना ये कहां पर आयोजित की गई थी प्रतियोगिता? तो आप याद रखना जापान, टोक्यो, जापान की कैपिटल टोक्यो में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, अगर मैं बात करूं पदक विजेता की, तो गोल्ड मेडल जीतने वाले पुरुष एकल में विक्टर एक्सेल्सन, ये डेनमार्क के हैं, और महिला एकल में जो गोल्ड मेडल जीता है चेन यू फेई, जो कि चाइना की है, याद रखिए। इसके बाद अपन बात करते हैं भारत का प्रदर्शन कैसा था। तो आप याद रखना पीवी संधू ने महिला एकल में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, यानी कि कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं भाई, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप की अगर बात करूं तो इसका प्रारंभ जो हुआ है वो कहां पर हुआ है? प्रारंभ 1899 में इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ है। तो यहां पर आप देखें योनेक्स ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप है, ये उसका सिंपल सा लोगो बना हुआ है। यहाँ पर शटल कॉक आपको बताई जा रही है, जिसमें 3 लाइनें आपको दिखाई देगी। इस तरह के क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछते हैं, सिंबल से लेकर क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, है ना, और जो है लोगो से लेकर आपको क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले इंडियन बैडमिंटन एसोसिएशन का लोगो आपको बताया था, एक ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का लोगो, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का लोगो है। इसमें आप कितनी शटल कॉक है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप बताओगे 2 शटल कॉक इसमें बताई गई है, एक व्हाइट और एक ब्लैक। ठीक है, तो इसका शुभारंभ कहां से हुआ? तो आप याद रखना 1899 में, स्थान क्या है? बर्मिंघम इंग्लैंड। अगर मैं पुरुष एकल की अगर मैं बात करूं तो इसमें विजेता है विक्टर एक्सेल्सन, जो कि डेनमार्क के हैं। उपविजेता लक्ष्य सेन है, जो कि भारत के हैं। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि सेकंड नंबर पे जो उपविजेता बने हैं वो भारतीय टीम के व्यक्ति हैं, जिनका नाम है लक्ष्य सेन। ऑल इंग्लैंड ओपन जो 2022 में आयोजित हुई, कहां पर? बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित हुई, है ना। सबसे पहली प्रतियोगिता भी यहीं पर आयोजित हुई थी, और अभी जो रिसेंट प्रतियोगिता है 2022 वाली, वो भी यहीं पर आयोजित हुई थी बर्मिंघम इंग्लैंड में। ठीक है, भारत की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पहले महिला एकल की अगर बात करते हैं तो इसमें महिला एकल में जो विजेता बनी है अकाने यामागुची बनी है, जो कि जापान की है। अगर मैं भारतीय विजेता की अगर मैं बात करूं तो प्रकाश पादुकोण ने 1980 में गोल्ड मेडल जीता है, पुलेला गोपीचंद ने 2001 में गोल्ड मेडल जीता है। तो इनका नाम आप लोगों को बैडमिंटन में याद रखना है, एक प्रकाश पादुकोण का, एक पुलेला गोपीचंद का। चलिए आइए अब हम बात करते हैं प्रीमियर बैडमिंटन लीग यानी पीबीएल की, प्रीमियर बैडमिंटन लीग। तो देखते हैं प्रीमियर बैडमिंटन लीग ये क्यों खिलाया गया जा रहा है, प्रीमियर बैडमिंटन लीग। याद रखिएगा, ताकि देश में बैडमिंटन के क्षेत्र में हमारे जो प्लेयर्स हैं वो बेहतर कर पाएं, बेहतर से बेहतर कर पाएं, इसीलिए जो है बैडमिंटन प्रीमियर लीग की शुरुआत जो है हमारे देश में की जा रही है।
तो आइए देखते हैं बैडमिंटन प्रीमियर लीग के बारे में कि क्या है बैडमिंटन प्रीमियर लीग और इससे क्या फायदा है बच्चों को। तो देखिए फायदा तो मैंने आप लोगों को बता दिया, जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रतियोगिताएं होंगी भारत के अंदर बैडमिंटन से संबंधित, किसी खेल से संबंधित, और बच्चों का अगर उसमें विद्यार्थियों का या फिर प्लेयर्स का उसमें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ प्रदर्शन हमको देखने मिलता है, तो हम ऐसे प्लेयर को प्रमोट करते हैं, ऐसे प्लेयर को हम आगे लेके जाते हैं इन अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में। ठीक है, तो आइए बात करते हैं प्रीमियर बैडमिंटन लीग यानी पीबीएल के। तो इसका प्रारंभ हुआ था कब? 2016 में। कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था, और प्रशासक इनके भारतीय बैडमिंटन संघ है, याद रखिएगा। ठीक है, पहले संस्करण की अगर बात करूं तो पहला संस्करण इसका 2016 में हुआ था, और विजेता दिल्ली डैशर्स थे। विजेता कौन थे इसके? दिल्ली डैशर्स थे। उपविजेता की अगर मैं बात करूं तो उपविजेता थे मुंबई रॉकेट्स। मुंबई रॉकेट्स उपविजेता थे। टोटल कितनी टीम यहाँ पर जो है शामिल हुई थी? तो आप याद रखना, टोटल 7 टीमें यहाँ पर शामिल हुई थी। कितनी टीमें थी? 7 टीमें। एक हैदराबाद हंटर्स पहली टीम का नाम है, दूसरी टीम का नाम है बेंगलुरु रैप्टर्स, चौथी टीम का नाम है अवध वॉरियर्स, पांचवी टीम का नाम है मुंबई रॉकेट्स, छठी टीम का नाम है चेन्नई टीम, और सातवीं टीम का नाम है नॉर्थ ईस्टर्न वॉरियर्स पुणे, है ना, 7SS। ठीक है, विगत संस्करण मैं बताऊं तो पांचवा संस्करण जो था अभी लेटेस्ट जो इसके पहले हुआ है, आप याद रखिए, वर्ष 2020 में हुआ। विजेता खिलाड़ी रहे बेंगलुरु रैप्टर्स और उपविजेता रहे नॉर्थ ईस्टर्न वॉरियर्स, याद रखिएगा ये सारी की सारी चीजें। चलिए, तो अब बात करते हैं आगे वाली स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि भाई थॉमस कप और उबेर कप के बारे में जानकारी लेंगे। क्या है थॉमस कप? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है थॉमस कप और उबेर कप से, है ना। और कई बार जो यहाँ पर पीएससी के जो मेंस एग्जाम होते हैं, यहाँ पर मेंस में भी थॉमस कप और उबेर कप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वनडे एग्जाम में भी थॉमस और उबेर कप से कई बार क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले थॉमस कप के बारे में, उसके बाद बात करेंगे उबेर कप। देखिए एक बेसिक सी जानकारी तो मैंने अभी इसी वीडियो में पहले भी आपको बताई कि थॉमस कप का संबंध पुरुषों से, उबेर कप का संबंध महिलाओं से। तो बात करते हैं थॉमस कप की। पहला संस्करण जो हुआ था थॉमस कप का वो हुआ था 1948 से 1949, 1948 से 1949 में हुआ था। और मेजबानी की अगर मैं बात करूं तो मेजबानी की थी इंग्लैंड ने, यानी कि ये मैच जो हुआ था वो कहां पर हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। और इसमें कौन जीता था? तो मलेशिया जीत गया था, याद रखिएगा। विजेता टीम कौन है? मलेशिया। सबसे सफल टीम जो बनी प्रथम संस्करण में थॉमस कप के, वो बनी इंडोनेशिया। और एक बार नहीं बल्कि 14 बार ये सबसे सफल टीम बन चुकी है, याद रखना। थॉमस कप जीतने वाला पहला गैर एशियाई देश कौन सा है? तो याद रखिए डेनमार्क। डेनमार्क गैर एशियाई देश है, याद रखिएगा, क्योंकि ये डेनमार्क कंट्री जो है वो कहाँ पर आती है? वो यूरोप में आती है, याद रखिए। ठीक है, चलो अब 32वें थॉमस कप की अगर मैं बात करूं तो 32वें थॉमस कप 2022 वर्ल्ड मैच टीम चैंपियनशिप की अगर बात करूं तो मेजबान देश इसका क्या है? बैंकॉक, जो कि थाईलैंड में है। तिथि 8 से लेकर 15 मई के बीच में है 2022 में, है ना, 2022। विजेता टीम जो है भारत है, जिसने पहली बार जीत दर्ज की है। उपविजेता इंडोनेशिया है। भारत थॉमस कप जीतने वाला छठवां देश है। तो यहाँ पर आप याद रखना, भारत की अगर बात करें थॉमस कप को लेकर तो छठवां देश है भारत जिसने थॉमस कप को जीता है, और ये पुरुष स्पर्धा है, याद रखना। कैसी स्पर्धा है भाई? पुरुष स्पर्धा। वहीं अपन उबेर कप की बात करते हैं तो उबेर कप एक कैसी स्पर्धा है? महिला स्पर्धा है। तो आइए बात करते हैं महिला स्पर्धा। यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि साइना नेहवाल का संबंध किस कप से है? तो कप के नाम दे दिया है, खेल का नाम नहीं, कप का नाम दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप सीधा सीधा उबेर कप इसका करेक्ट आंसर करेंगे। तो उबेर कप विश्व महिला टीम चैंपियनशिप है, याद रखिएगा। पहला संस्करण इसका 1956-57 में हुआ था, याद रखें। और मेजबानी की अगर बात करें तो वो इंग्लैंड में मैच हुआ था, और उपविजेता कौन बना था? आपका यूएसए इसका उपविजेता बना था। उबेर कप में 15 बार खिताब जीतने वाली टीम क्या है? चाइना है। अब मैं बात करता हूँ 29वें उबेर कप की। 29वें उबेर कप की अगर बात की जाए तो 29वें उबेर कप में जो विजेता थे वो कौन थे? दक्षिण कोरिया, याद रखिएगा। और उपविजेता कौन बने हैं? चाइना इसके उपविजेता बने हैं। अब बैडमिंटन से संबंधित स्पेशल फैक्ट को अपन लोग देखने वाले हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो इसको जब तक आप फर्स्ट रीडिंग आप इसकी करिए, और मैं 30 सेकेंड में आपको इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ।
उम्मीद करता हूँ कि आपने एक फर्स्ट रीडिंग आपने इसकी की होगी। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूँ ताकि आपको क्लियरली यहाँ की चीज़ें दिखाई दें। चलिए अब ध्यान से देखते हैं कि बैडमिंटन से संबंधित विशिष्ट तथ्य की अगर मैं बात करूं तो खेल के रूप में बैडमिंटन का पहला बड़ा टूर्नामेंट कौन सा? थॉमस कप। तो याद रखना थॉमस कप का संबंध किससे है? बैडमिंटन से। और थॉमस कप की शुरुआत कब हुई? तो आप याद रखना 1948 से इसकी शुरुआत हुई। और बैडमिंटन का सबसे बड़ा टूर्नामेंट क्या होता है? थॉमस कप होता है। उसके बाद किसका नंबर आता है? उबेर कप का नंबर आता है, याद रखिएगा। ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले पुरुष शटलर कौन थे? तो आप याद रखना दीपांकर भट्टाचार्य और यू विमल कुमार। लेकिन इनको बहुत ज्यादा मतलब कि कोई प्राइज नहीं मिला है ना, पुरस्कार इनको नहीं मिला। 1922 में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली भारतीय महिला, तो आप मधुमिता बिष्ट हैं। कौन है भाई? मधुमिता बिष्ट पहली भारतीय महिला है जिन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। और वो भी कब किया था? 1992 में किया था। ठीक है। अगर मैं मिश्रित युगल की बात करूं, यानी कि कोर्ट में बैडमिंटन का जो कोर्ट होता है उसमें दोनों साइड में दो या दो से ज्यादा प्लेयर्स होते हैं, दो या दो से ज्यादा खिलाड़ी होते हैं, उनको मिश्रित युगल कहा जाता है। और बैडमिंटन में शामिल किया गया, तो आप याद रखना अटलांटा ओलंपिक में शामिल किया गया 1996 में। याद रखिए 1996 में अटलांटा ओलंपिक में इसको शामिल किया गया। चलिए आगे देखते हैं। और जो है विशेष तथ्य की बात करें अगर अपन, तो ओलंपिक पदक सर्वाधिक बार जीता, किसने जीता ओलंपिक पदक को सबसे ज्यादा? तो आप याद रखिएगा चाइना ने सबसे ज्यादा बार ओलंपिक पदक जीता है। 2001 में ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जीता है किसने? पुलेला गोपीचंद ने। याद रखना भारत के प्रमुख खिलाड़ी हैं पुलेला गोपीचंद, है ना। एक तो आपका जो है प्रकाश पादुकोण और दूसरा पुलेला गोपीचंद का आपको नाम याद रखना है। याद रखना सन 2001 में। ठीक है। दुनिया का सबसे तेज रैकेट खेल कौन सा है? तो बैडमिंटन दुनिया का सबसे तेज रैकेट खेल है और सबसे तेज रैकेट खेल है। और कई बार लोग जो है अपनी फिटनेस के लिए जो है बैडमिंटन खेल को खेलते हैं। एशियन खेलों में एक नियमित प्रतिस्पर्धा खेल के रूप में बैडमिंटन को शामिल किया गया, तो आप याद रखना 1962 में एशियन खेलों में। तो आप याद रखना एशियाड में जो है बैडमिंटन को 1962 में शामिल किया गया है। इस तरह से हमारा आज का जो बैडमिंटन से संबंधित जो वीडियो था इसका क्या होता है? समापन होता है। और आप लोगों को बच्चों बिल्कुल बने रहना है। यहाँ पर देखिए कनेक्ट विथ अस विथ टेलीग्राम। याद रखिएगा टेलीग्राम से जल्दी से जुड़ जाइए टेलीग्राम के चैनल से, क्योंकि जो कुछ भी हम यहाँ पर आप लोगों को पढ़ाते हैं, उससे संबंधित अगर कोई भी पीडीएफ है, उससे संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन है, वो उसका डेटा हम आप लोगों को इसी टेलीग्राम चैनल पर सेंड करते हैं। तो आप याद रखना बिल्कुल आप अपने टेलीग्राम पर सीएमसी सिविल सर्विसेज इंदौर को टाइप करेंगे। क्या टाइप करेंगे? देखिए सीएमसी सिविल सर्विसेज इंदौर, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी अगर वीडियो अपलोड होने वाला है, कोई वीडियो आपका लाइव आने वाला है, कोई सेशन आपका लाइव आने वाला है, उसकी पूरी की पूरी कंप्लीट जानकारी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसको ज्वाइन कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा जुड़ जाइए। याद रखिएगा अभी मैं कुछ समय बाद में आप लोगों के, जैसे स्पोर्ट खत्म होगा तो कुछ समय बाद मैं आप लोग स्पोर्ट्स संबंधित बल्क में पूरे क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाऊंगा। जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो उसकी लिंक की जानकारी भी आपको कहां पर मिलेगी? टेलीग्राम में मिलेगी। कई बार ऐसा होता है कि यूट्यूब के थ्रू आपको प्रॉपरली नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता है ना, जब आप YouTube को क्लिक करते हो तब वो आपको उसको नोटिफिकेशन मिलता है। लेकिन टेलीग्राम में मैसेज के द्वारा आपको अगर कोई जो है वीडियो पब्लिश होने वाला है या कोई फाइल आपके पास में आने वाली है तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत यहाँ पर मिल जाएगा। तो ज्वाइन कर लीजिए प्लीज आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को। और इसके बाद मैं आपसे यही बोलूंगा कि थैंक यू, डोंट फॉरगेट, एक चीज को आप लोगों को नहीं भूलना है, प्लीज 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 सबसे पहला काम आप लोगों का होना चाहिए क्या करने का? लाइक करने का। क्यों बच्चे लाइक क्यों करें? हम आपको लाइक क्यों करें? लाइक इसलिए करें कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो सिर्फ आपके एक लाइक दबा देने से टीचर को यानी कि पढ़ाने वाले को थोड़ा सा एप्रिसिएशन मिल जाता है, याद रखिए। और वो दुगनी ताकत से आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपके सुविधा के हिसाब से प्रोवाइड करने का काम करता है। तो आप याद रखिएगा आपका एक वोट, आपका एक लाइक जो है
आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। अब बेहतर से बेहतर जो है आपका कंटेंट लाने के लिए टीचर को अप्रिशिएट कर सकता है, और आपके सुंदर सुंदर कमेंट को हम पढ़ेंगे। हो सकता है कि आप पॉजिटिव कमेंट करें, हो सकता है नेगेटिव कमेंट करें। नेगेटिव कमेंट करेंगे तो हम उसमें इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करेंगे, पॉजिटिव कमेंट हमारे लिए धन्यवाद का काम करेंगे, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, सबसे पहला काम। यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन तब देगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, साझा करें, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।